1897 का एक गॉथिक हॉरर उपन्यास, एक ऐसा रहस्य जो एक सदी से भी ज्यादा से लोगों के रोंगटे खड़े कर रहा है। आज हम इसी कहानी के पन्नों में उतरकर उस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है मार्जरी लिंडन के इन शब्दों से, मैं दुनिया की सबसे खुश महिला हूं। एक परफेक्ट जिंदगी है ना, लेकिन ये खुशी बहुत जल्द एक ऐसे भयानक राज की वजह से बिखरने वाली है जिसके बारे में मार्जरी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आखिर मार्जरी इतनी खुश है क्यों? वजह है एक राज, एक ऐसा राज जो उसने अपने दिल में छुपा रखा है। एक ऐसा प्यार जो जितना ही रोमांचक है उतना ही खतरनाक भी। ये राज है एक उभरते हुए पॉलिटिशियन पॉल लेसिंगम के लिए उसका प्यार। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये प्यार खतरनाक है। क्यों? क्योंकि मार्जरी के पिता पॉल से सख्त नफरत करते हैं। वो उसे एक अज्ञानी आंदोलनकारी से ज्यादा कुछ नहीं समझते। इसलिए इन दोनों का रिश्ता एक ऐसा सीक्रेट है जिसे हर कीमत पर दुनिया से छुपाकर रखना है। और बस यहीं से मार्जरी की वो परफेक्ट दुनिया टूटना शुरू हो जाती है। एक सुबह अचानक एक ऐसा राज सबके सामने आता है जो सचमुच उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। मार्जरी जब अपनी खिड़की से बाहर झांकती है तो देखती है कि सड़क पर भीड़ जमा है और उस भीड़ के बीचों बीच एक आदमी पड़ा है, कीचड़ में सना हुआ, बेहोश। उसे देखकर मार्जरी को दया आ जाती है और वो एक ऐसा फैसला करती है जो उसकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। वो उस आदमी को अंदर ले आती है। जैसे ही वो लोग उसे अंदर लाते हैं, वो आदमी अचानक से उठकर बैठ जाता है, उसकी आंखें खुलती हैं और एक अजीब कर्कश आवाज में वो सिर्फ एक नाम चिल्लाता है, पॉल लेसिंघम। सोचिए सरा, ये वही नाम है जो मौजरी के मंगेतर का है। बस एक पल में वो सड़क पर पड़ा अजनबी मौजरी के सबसे गहरे राज से जुड़ जाता है। और फिर वो आदमी दोबारा चिल्लाता है, इस बार और भी ज्यादा घबराहट में। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक चेतावनी है। मामला और भी ज्यादा गहरा हो जाता है और हवा में एक अजीब से खतरे का एहसास फैल जाता है और इसके ठीक बाद वो आदमी फिर बेहोश हो जाता है। अब उसी रात ये जो रहस्यमयी खतरा है वो कुछ और ही भयानक रूप ले लेता है। अब ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि मार्जरी के लिए एक बेहद निजी और अलौकिक अनुभव बन जाता है। देर रात जब मार्जरी उस आदमी को देखने जाती है तो वो फिर से जाग उठता है। वो पॉल का नाम लेता है, पर इस बार एक नई और भी भयानक चेतावनी के साथ। वो चिल्लाता है, सावधान, द बीटल। सिर्फ एक शब्द, बीटल, और ये शब्द मार्जरी के दिल में एक अनजाना सा खौफ भर देता है। जब मार्जरी अपने कमरे में वापस जाती है तो उसे महसूस होता है कि वो अकेली नहीं है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई बुरी अनदेखी ताकत उसके आसपास है, एक ऐसा डर जिसका कोई चेहरा नहीं, कोई वजह नहीं, फिर भी वो इतना असली है कि मार्जरी कांप उठती है। और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, एक भिनभिनाने की आवाज, जैसे कोई मक्खी हो या शायद कोई बीटल। वो फौरन मुड़ती है, पर वहां कुछ भी नहीं होता। वो आवाज बंद नहीं होती। वो जहां भी घूमती है, आवाज उसके ठीक पीछे रहती है। वो उसे सुन तो सकती है, पर देख नहीं सकती। और यही बात उसके डर को और भी बढ़ा देती है। अब डर के मारे वो भागकर अपने बिस्तर पर चढ़ जाती है और फिर वो उसे महसूस करती है। कोई अनदेखी चीज चादर पे आकर बैठती है और उसका वजन उसे किसी भारी पत्थर जैसा महसूस होता है। मतलब अब ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये सच में वहां मौजूद है। और फिर जो होता है वो खौफ की इंतहा है। वो चीज धीरे धीरे बिस्तर में ऊपर की तरफ बढ़ती है और फिर चादर के अंदर रेंगना शुरू कर देती है। जैसे ही वो मार्जरी के बालों को छूती है, मार्जरी का डर उस पर हावी हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। उस भयानक रात के बाद मार्जरी को एक बात तो साफ हो जाती है, ये कोई बुरा सपना नहीं था, ये हकीकत थी। और अगर उसे पॉल को बचाना है तो उसे इन चेतावनियों के पीछे की सच्चाई का पता लगाना ही होगा। सड़क पर मिला वो आदमी, जिसका नाम रॉबर्ट होल्ट है, अब होश में आ चुका है और वो जो कहानी सुनाता है उस पर यकीन करना मुश्किल है। वो बताता है कि कैसे उसने एक वीरान घर में पनाह ली और वहां उसे एक अजीब आधे इंसान जैसे जीव ने अपने वश में कर लिया। एक ऐसा जीव जो पॉल लेसिंघम से जलती हुई नफरत करता है। होल्ट आगे बताता है कि उसी जीव ने उसे पॉल के घर चोरी करने भेजा था और जब पॉल ने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो होल्ट ने सिर्फ एक शब्द कहा, बीटल। बस ये नाम सुनते ही पॉल डर के मारे जैसे जम गया और होल्ट को भागने का मौका मिल गया।
तो एक बात तो साफ है, उस जीव की पॉल पर कोई बहुत गहरी भयानक पकड़ है। यह सब जानने के बाद मार्जरी अब चुप नहीं बैठ सकती। वो फैसला करती है कि वो खुद एक्शन लेगी। वो अपने एक पुराने दोस्त सिडनी एथरटन से मदद मांगती है और फिर दोनों हॉल्ट को साथ लेकर उस घर को ढूंढने निकल पड़ते हैं जहां से ये सारा किस्सा शुरू हुआ था। और उनकी ये खोज उन्हें सीधा खौफ के उस अड्डे पर ले जाती है, यानी बीटल के घर। उन्हें वो घर मिल भी जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखते हैं, होल्ट पर एक अजीब सा दौरा पड़ता है। वो बस इतना फुसफुसाता है, वो मुझे बुला रहा है, और घर से भाग जाता है। सिडनी उसे पकड़ने उसके पीछे भागता है और मार्जोरी उस खौफनाक घर में एकदम अकेली रह जाती है। अब अकेली और एक तरह से फंसी हुई मार्जोरी उस अजीब से कमरे को देखना शुरू करती है, और वहां उसे जो मिलता है वो उसके सबसे बुरे सपनों से भी ज्यादा डरावना है। सबसे पहली चीज जो उसका ध्यान खींचती है वो है फर्श पर बिछा कालीन। देखने में तो बड़ा शानदार है, पर जैसे ही वो पास जाकर देखती है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरा कालीन बीटल की तस्वीरों से भरा पड़ा है, और वो तस्वीरें इतनी असली लग रही हैं मानो अभी जिंदा होकर चलने लगेंगी। फिर उसकी नजर बिस्तर पर जाती है, पर वो कोई बिस्तर नहीं बल्कि कालीनों का एक ढेर है, और सबसे ऊपर वाले कालीन पर जो तस्वीर बनी है वो दिल दहला देने वाली है। एक औरत को एक वेदी पर जिंदा जलाया जा रहा है। मार्जोरी उस भयानक तस्वीर को घूर ही रही होती है कि उसे कुछ अजीब सा लगता है। तस्वीर में जो बलि दी जा रही है वो हिलती है। नहीं, ये उसकी आंखों का धोखा नहीं है। उन कालीनों के ढेर के नीचे सच में कुछ हिल रहा है। और फिर उस ढेर के बीच से एक हाथ बाहर निकलता है, एक पतला पीला झुर्रियों वाला हाथ। वो जीव जिसके बारे में होल्ट ने बताया था वो इतने समय से वहीं छुपा हुआ था, और अब वो जाग रहा है। तो अब मार्जरी उस जीव के साथ अकेली है। वही जीव जिसने होल्ट को अपना गुलाम बनाया, पॉल को डरा कर रखा और जो पिछली रात उसके बिस्तर तक पहुंच गया था। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। खैर, ये एक ऐसा रहस्य है जिसे हम आज के लिए यहीं छोड़ देते हैं।